सबका भी आभारी हूँ कि आप मेरे जैसे कम ज्ञान वाले व्यक्ति को सुनने के लिए इतनी संख्या में आए। मैं क्या कह पाऊंगा ये थोड़ी देर में शायद तय हो जाएगा, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मैं बहुत दुखी हूं और मेरा दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में एक तरफ तो आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था। ये मेरे दिल का बहुत बड़ा दुख है। पिछले 5-6 दिन से अखबारों में एक ही चर्चा है, ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की यात्रा पर, और ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की यात्रा पर है। वो ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको बुलाया गया। हमारी सरकार ने बाकायदा ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में बुलाया है और वो भी आजादी की 50वीं सालगिरह पर, जिनके कारण ये देश गुलाम हुआ, जिनके कारण 200-250 साल हम बहुत ही बदनामी का जीवन जीते रहे, जिन्होंने भारतीय समाज को ऊपर से नीचे तक हर हिस्से में तोड़ दिया, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने भारतीय खेती को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति का नाश किया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए सारी ताकत लगाई, और जिन्होंने भारतीय लोगों को ईसाई बनाने के लिए सारी ताकत लगाकर अपने मिशन भेजे, उन लोगों का इस देश में आजादी के 50वें साल में स्वागत होना मेरे जैसे नौजवान के दिल में बहुत गहरी चोट डालता। पंचम आया था, इंग्लैंड का राजा माना जाता, तो 1911 में अगर जॉर्ज पंचम आया तो वो बात मेरे समझ में आती है। क्यों? क्योंकि 1911 में ये देश अंग्रेजों का गुलाम था। 1911 में इस देश में अंग्रेजों का शासन चलता, 1911 में इस देश में अंग्रेजों की सरकार चलती, 1911 में अंग्रेजों के कानून चलते, उनकी व्यवस्था चलती, तो अंग्रेजों का ही शासन था और अंग्रेजों की ही सरकार थी। तो अंग्रेजों की सरकार ने अपने राजा को इस देश में निमंत्रित किया, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, और वो आया था इस देश में। हालांकि उस समय भी इस देश के जो क्रांतिकारी लोग थे, 1911 में महात्मा गांधी इस देश में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे इसका मतलब यह नहीं था कि देश में क्रांति की आग नहीं जल रही। उस जमाने में देश में दूसरे बड़े नेता थे जो क्रांति की आग को जला रहे थे। लाला लाजपत राय थे पंजाब में, तिलक साहब थे महाराष्ट्र में, विपिन चंद्र पाल थे बंगाल में, और ऐसे तमाम दूसरे बड़े नेता थे सारे देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बगावत को लेकर चल रहे थे, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉर्ज पंचम का विरोध किया। जॉर्ज पंचम को बहुत आसानी से हिंदुस्तान में आने दिया गया, ऐसा नहीं था। जॉर्ज पंचम का बहुत विरोध हुआ था और सारा देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ ऐसे लोग थे जो जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे, और जो लोग जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे वो लोग थे जो मानते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान का भला करने के लिए आए, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आई, और अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आए हैं, इसलिए जॉर्ज पंचम का इस देश में आना बहुत शुभ है, ऐसा मानने वाले बहुत बुद्धिजीवी थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और धारा थी जो राष्ट्रवादी धारा थी। ये वो धारा थी जो जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे, साम्राज्यवादी धारा, माने अंग्रेजों के जो दोस्त थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे, अंग्रेजी सरकार से जिनको इनाम मिलता था, अंग्रेजों की सरकार जिनको राय बहादुर बनाती थी, वो सारे के सारे लोग जॉर्ज पंचम के समर्थन में खड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग भी थे, जिनके लिए राष्ट्र सबसे पहले था, भारतीय संस्कृति सबसे पहले थी, उनकी अपनी जान, उनका अपना स्वार्थ कुछ भी सामने नहीं था, सिर्फ एक राष्ट्र, देश, संस्कृति, इस देश की अस्मिता, ये सब प्रश्न और ये सब मूल्य उनके सामने थे। तो ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वालों में तिलक साहब थे,
बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, बंगाल की एक पूरी नौजवान पीढ़ी थी, आनंद मठ के आंदोलन में से निकली हुई पूरी नौजवान पीढ़ी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज में से निकली हुई पूरी एक नौजवान पीढ़ी थी। ऐसे तमाम लोग थे, हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में, जो जॉर्ज पंचम के विरोध में खड़े थे, और ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो जॉर्ज पंचम के समर्थन में खड़े थे। उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में से एक खानदान था जिसका नाम था टैगोर खानदान, और उस टैगोर खानदान में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने तो अंग्रेजों के चरण धोने में, अंग्रेजों के थूके चाटने को हिंदुस्तान में गौरव का प्रतीक बना दिया। जो जॉर्ज पंचम इस देश की गुलामी का प्रतीक था, जो जॉर्ज पंचम इस देश की साम्राज्यवादी शक्तियों का एक कठपुतली था, एक नमूना था, उस जॉर्ज पंचम के स्वागत में टैगोर साहब ने खुद एक बड़े से बड़ा गीत लिख डाला। और जॉर्ज पंचम का स्वागत जब हुआ कलकत्ता में, तो उस कलकत्ता में टैगोर साहब ने खुद अपने मुंह से वो गीत गाया जो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। ये घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो महारानी के समर्थन में, जो विदेशी कंपनियों के समर्थन में, जो मानते हैं कि फिर से इस देश में गुलामी आ जाए तो ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे लोग उस जमाने में भी थे 1911 में, और उन लोगों ने तो अपनी गुलामी की इंतहा की थी जब जन गण मन अधिनायक जय लिखा था। यह गीत क्यों लिखा गया था? यह गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था, और जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखे हुए गीत का मतलब आप जानते हैं क्या है? आप में से बहुत कम लोगों ने गंभीरता से सोचा होगा कि ये गीत जो पिछले कई सालों से हम गाते चले आ रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय, इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखा गया है? 1911 में ब्रिटेन के राजा के स्वागत करने के लिए यह गीत लिखा गया था, और इसका मतलब क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, माने हिंदुस्तान की जनता के मनों के अधिनायक, माने ब्रिटेन के राजा, तुम्हारी जय हो। जय किसकी बोली जा रही है? हिंदुस्तान की जनता की नहीं, ब्रिटेन के राजा तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हिंदुस्तान की जनता के मन के गणों के अधिनायक हो, तुम्हारी जय हो। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। गुलामी की चरम सीमा है ये। जब टैगोर ने अपनी लेखनी का इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग अपनी लेखनी का दुरुपयोग करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। वैसे ही एक लोग थे टैगोर खानदान के, जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई तो हिंदुस्तान के उस व्यक्ति के लिए जिसका इस देश में स्वागत नहीं होना चाहिए था, जिसको इस देश में नहीं आना चाहिए था, उसके लिए गीत लिखने के लिए उन्होंने लेखनी चलाई। तो जनता के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंग, माने ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये हिंदुस्तान के तमाम इलाके हैं, ये सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और अंत में जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता की लाइन को रिपीट करते हुए जय है जय है जय है, माने हम सब उन्हीं के गान में जय जय करते चले जाएं। ये गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, और इस गीत को सुनाया था उन्होंने उस व्यक्ति के सामने जो हिंदुस्तान की गुलामी का प्रतीक था, और उसके स्वागत में उन्होंने ये गीत गाया था। उसी गीत की प्रशंसा के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया था, क्योंकि अंग्रेजों की चाटुकारिता जो उन्होंने की और अंग्रेजी सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि के लिए उन्होंने जो अपना दिल बिछा दिया और हिंदुस्तान की गुलामी के सरताज को उन्होंने इस देश में आवकारने का जो काम किया, उसके बदले में इनाम मिला कि उनको राय बहादुरी मिली, और राय बहादुरी के बाद नोबेल प्राइज भी मिला। क्यों मिल गया? ऐसे ही नहीं मिलता। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले, अंग्रेजों को इस देश में आवकारने वाले, अंग्रेजों का सम्मान करने वाले उस व्यक्ति ने
हिंदुस्तान के उन तमाम शहीदों को, हिंदुस्तान के उन तमाम वीरों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने सर्वस्व कुर्बान किए थे, एक झटके से फेंककर उस अंग्रेज किंग का, उस अंग्रेज राजा का इस देश में अद्भुत तरीके से स्वागत किया गया। और अभी 4 दिन पहले वही गीत गाकर ब्रिटेन की महारानी को उस दिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। 1911 में यह देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो बात समझ में आती है कि चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए वो करना हमारी मजबूरी रही होगी। लेकिन आज तो ये देश आजाद है और आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती मना रहा है। तो आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती में ऐसे लोगों को बुलाने का और ऐसे लोगों के सम्मान करने का कौन सा काम जिन्होंने इस देश को 250 साल गुलाम बनाया। और बहुत बेशर्मी के साथ आज भी ये देश 2 हिस्सों में बंट गया है। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो रानी के समर्थन में खड़े, अपनी कलम और अपनी लेखनी का वैसा ही दुरुपयोग कर रहे हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटेन की कंपनियों के समर्थन में खड़े, जैसे उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में खड़े होते थे लोग। और बहुत सारे लोग हैं जो मानते थे कि अंग्रेज इस देश का भला करने के लिए आए हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी देश का विकास करने के लिए आई है। ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि महारानी इस देश का भला करने के लिए आई है, इसलिए महारानी को बुलाया गया। मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे जैसे राष्ट्रवादी के लिए ये हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को गुलामी का समय याद दिलाने की कोशिश है महारानी को हिंदुस्तान में बुलाना। और वो महारानी हिंदुस्तान आई तो उसके कुछ दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री श्री इंदु कुमार गुजराल ने एक वक्तव्य दे दिया। वक्तव्य क्या था कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूं कि वो उनका बहुत बुद्धिमानी वाला काम था जो उन्होंने किया कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं। जैसे ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया और ये वक्तव्य यहां के अखबारों में छपा और दूसरे देशों के अखबारों में भी छपा, वैसे ही लंदन में हंगामा हुआ। लंदन में हंगामा हुआ। इस समय जो सरकार है टोरीज की, टोनी ब्लेयर जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके कई एमपीज ने हंगामा कर दिया कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इतनी औकात कैसे है कि महारानी को यह कहे कि वो हिंदुस्तान ना आए। और अगले ही दिन फैक्ट और फैक्ट मैसेज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंच गए और फिर शाम को उसी प्रधानमंत्री ने अपना वो वक्तव्य बदला और दूसरे दिन अखबार में वक्तव्य आया कि ब्रिटेन की महारानी चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। एक आजाद देश का प्रधानमंत्री अपनी बुद्धिमानी से यह तय करे कि ब्रिटेन की महारानी को इस देश में आने की जरूरत नहीं, फिर वही प्रधानमंत्री विदेशियों के दबाव में आकर और हिंदुस्तान के कुछ तथाकथित ऐसे बुद्धिजीवियों के दबाव में आकर जो ब्रिटेन के पैसे से पलते हैं और पोसे जाते हैं, ये वक्तव्य दे कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती। और ले गए उसको, कहां ले गए? उस जलियांवाला बाग में जहां इस देश के क्रांतिकारियों की मिट्टी है, जहां इस देश के शहीदों का खून है। उस जलियांवाला बाग की घटना के बारे में शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 13 अप्रैल सन 1919 को डायर ने 20,000 क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई और उन 20,000 क्रांतिकारियों के ऊपर जब गोलियां चलाई डायर ने, तो उसमें से 2,000 क्रांतिकारी गोलियों से मर गए। और 2,000 क्रांतिकारी गोलियों से मर गए, उसके बाद हजारों लोग भगदड़ में मर गए। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक कुआं है, उस कुएं में कूदे बहुत सारे क्रांतिकारी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुएं में गिरने के बाद में बहुत सारे क्रांतिकारी दीवार से दूसरी तरफ पार कूदने के लिए चढ़े, लेकिन दीवार पे चढ़ते चढ़ते गोली लगी और नीचे गिर गए, मर गए। 20,000 लोगों पर 18 राउंड गोलियां चलाई गई। डायर का यह वक्तव्य था कि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी, अगर और होती तो चलाता और भी जाता। माने उस डायर ने, जिसने देश के 2,000 लोगों को मार दिया अपनी गोली से और हजारों लोग मारे गए भगदड़ में, वहां रानी को जाने का मतलब क्या है? अंग्रेजों ने अपने अत्याचार की पूरी सीमा दिखाई, वो चरम था। अंग्रेजी शासन के हिंदुस्तानी अत्याचारों का वो चरम बिंदु था जो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग।
तो अभी हिंदुस्तान के ऐसे दुम छल्ले लोग जो अंग्रेजों के समर्थक हैं, रानी के समर्थक हैं, विदेशी कंपनियों के समर्थक हैं, उन्होंने अभी क्या बयान दिया कि महारानी को वहां ले गए हैं जलियांवाला बाग में माफी मांगने के लिए। काहे की माफी और किसकी माफी? क्या माफी ऐसे मांगी जाती है कि गोली निकालो और किसी को मार दो और वो मर जाए तो उसके बाद कहो आई एम सॉरी? ये कोई मतलब है माफी मांगने का? और ऐसी माफी मांगने के लिए हम कोई बहुत लालायक नहीं है। और पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे ये बात झलकती हो कि उन्होंने प्रायश्चित किया? उस जलियांवाला बाग की जमीन पर ले जाकर रानी ने उस मिट्टी को अपवित्र किया है जो शहीदों के खून से रंगी गई थी 13 अप्रैल सन 1919, उसका अपमान किया है। हिंदुस्तान में महारानी को बुलाना, मैं हिंदुस्तान के उन सारे शहीदों का अपमान मानता हूं, उन शहीदों की शहादत का अपमान मानता हूं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान दी। ऐसे शहीदों की शहादत का अपमान है हिंदुस्तान में रानी को बुलाना। और हिंदुस्तान की सरकार ने अपने गुलामी को किस तरह से दिखाया है इस देश में। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की रानी के सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। वो कार्यक्रम दिल्ली में नेशनल म्यूजियम की तरफ से आयोजित हुआ। तो नेशनल म्यूजियम की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ रानी के सम्मान में, उस कार्यक्रम के लिए जो निमंत्रण कार्ड छापा गया, निमंत्रण पत्र छापा गया, उसमें रानी का नाम ऊपर है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे। इससे ज्यादा राजनीतिक गुलामी का दूसरा कोई सबूत नहीं हो सकता। मेरे देश का राष्ट्रपति अगर एक स्वाभिमानी देश का राष्ट्रपति है, मेरे देश का राष्ट्रपति अगर एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति है, तो उसका नाम हमेशा ऊपर होना चाहिए। बाहर का कोई भी आदमी है, जरूर हमारा अतिथि है, लेकिन हमारे देश के प्रथम पुरुष से ऊपर नहीं हो सकता, वो नीचे ही होगा। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी गुलामी का सबूत दिया कि जब रानी का नाम ऊपर था और राष्ट्रपति का नाम नीचे। ये दूसरा गुलामी का सबूत है इस देश में। आप मानते रहो कि ये देश आजाद हो गया है, मैं मानता नहीं कि ये देश आजाद हो गया। अगर ये देश आजाद होता तो राष्ट्रपति का नाम ऊपर होता, रानी का नाम नीचे होता। जब ये देश गुलाम था तब यह परंपरा थी। जब यह देश गुलाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे इस देश के। आजादी आई गई थी, सन 1946 की बात है। तब उस जमाने में प्रधानमंत्री का नाम नीचे छपता था, इंग्लैंड के राजा का नाम ऊपर छपता था, क्योंकि देश गुलाम था। 1947 में यह देश अगर आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो यह दुर्घटना 1997 में कैसे हो गई? और आप इसको कहें कि यह कोई छोटी दुर्घटना, ये कोई अनजाने में हुई दुर्घटना, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझकर, बहुत जानबूझकर की गई दुर्घटना है ये, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को आज भी बता दिया जाए कि तुम्हारी औकात कहां है। अभी भी रानी तुम्हारी रानी है, हमारी महारानी है, और हमारे राष्ट्रपति उसके नीचे है। और तीसरी बात कि रानी यहां आई है, उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। बिना पासपोर्ट के रानी हिंदुस्तान में आई। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं है? आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आपको अपने देश में पासपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। तो क्या ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। और उसको पासपोर्ट की जरूरत छोड़ दीजिए, जब पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, सरकार ने यह कह दिया कि आप बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं, तो वीजा की भी जरूरत नहीं है उसको। यह काम तो तब होता है जब कोई अपने देश का नागरिक व्यक्ति अपने देश में सफर करे। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। अगर आप बाहर के किसी देश से हिंदुस्तान में आए तो आपको यहां पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। या अपने देश से एक शहर से दूसरे शहर जाए तो आपको इस देश में पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, ये माना जाता। और ये शायद हर देश में होता। लेकिन ब्रिटेन की महारानी का हिंदुस्तान में बिना पासपोर्ट के आना क्या बताता?
इतना ही बताता है कि ब्रिटेन की महारानी को इस देश में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो शायद इसका अर्थ यह भी निकलता है कि ब्रिटेन की महारानी आज भी हिंदुस्तान की नागरिक है, क्योंकि 1946 के पहले वो इस देश की नागरिक होती थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 3 बार हो चुका है। पंडित नेहरू के जमाने में सन 1961 को महारानी को बुलाया गया, याद करिए, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनको यह घटना याद हो। और 1961 में जब ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में बुलाया गया था, तब भी यह बहस हुई थी पार्लियामेंट में, और उस बहस में पंडित नेहरू ने यही जवाब दिया था कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो कई एमपीज ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या हम ये माने कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है। पंडित नेहरू चुप्पी लगा गए थे, इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया था पार्लियामेंट में। वही सवाल अब फिर उठा है कि क्या ब्रिटेन की रानी आई है, उसको हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या ब्रिटेन की महारानी इस देश की नागरिक है? और अगर यह घटना सिद्ध हुई है तो उससे यही पता चलता है कि वो आज भी इस देश की नागरिक है। तो हमारी आजादी का क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे जो कुछ आपने देखा है वो क्या हुआ? फिर जिनसे आपने आजादी हासिल की है, उन्हीं लोगों के लिए अगर आपके देश में वही व्यवस्थाएं हैं जो गुलामी के पहले थी, तो कैसे माने कि देश आजाद है? ये देश की राजनीतिक गुलामी का सबसे बड़ा सबूत है जो अभी पिछले 2-3 दिन में आपकी आंखों के सामने आया। हमसे अच्छे तो पाकिस्तानी लोग, जिन्होंने रानी के आने की खबर सुनते ही सबसे बड़ा प्रदर्शन किया कराची एयरपोर्ट, और वहां की सरकार को उन्होंने बता दिया कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हमारे देश में हुई तो शायद नवाज शरीफ की सरकार को रहना मुश्किल हो जाएगा वहां पार्लियामेंट। हमसे अच्छे तो वो लोग, यहां तो देश में सन्नाटा है, कहीं कोई बोलता नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ब्रिटेन की महारानी की यात्रा को अपना प्रश्न नहीं बनाया। इस देश का इतना बड़ा अपमान हुआ, इस देश की अस्मिता पर प्रश्न लगा दिया कि राष्ट्रपति का नाम नीचे है, रानी का नाम ऊपर है। हिंदुस्तान की किसी राजनीतिक पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहां तो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रवादी कहती हैं अपने आप को, जो हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को। वो क्यों मौन है? कांग्रेसी मौन है, समझ में आता है, क्योंकि वो हमेशा से ब्रिटेन के पिट्ठू रहे, वो मौन है तो समझ में आता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों मौन है, जो जिंदगी भर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की बात करती रही, सीपीआई और सीपीएम की राजनीतिक पार्टियां, वो क्यों चुप हैं? इसलिए चुप है कि महारानी का आगमन करने में उनके भी मंत्री एयरपोर्ट पर शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियां क्यों चुप हैं, जो जरा जरा से सम्मान के प्रश्न को इतना बड़ा बना देते हैं? उनको इतनी बड़े अपमान के प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या इस देश में? वो इसलिए चुप है कि उनको लगता है कि आने वाले समय में सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है, और उन्होंने ये मान लिया है कि बिना इन विदेशियों के सहयोग के अब सत्ता हाथ में आ नहीं सकती, इसलिए वो चुप है। तो देश का सम्मान किसको दिखाई दे रहा है? देश की अस्मिता किसको दिखाई दे रही है? और ऐसे प्रश्न अगर इस देश में उठाए नहीं जाएंगे तो किन प्रश्नों के लिए हमने ये राजनीतिक पार्टियां बनाई, और किन मूल्यों के लिए इस देश में राजनीतिक गठबंधन चलते हैं? जब देश का सम्मान ही नहीं है, देश की अस्मिता ही नहीं है, तब फिर कौन से प्रश्न हैं जो राजनीतिक पार्टियां हल करना चाहती है इस देश में? मैं इंतजार कर रहा हूं पिछले 1 हफ्ते से, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है महारानी की यात्रा। उससे अच्छे तो वो लोग हैं देश के जिन्होंने अपनी छोटी शक्ति के आधार पर रानी का विरोध किया। आजादी बचाओ आंदोलन ऐसे ही लोगों में से एक है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरे कम से कम 1500 साथी उस दिन लाठी चार्ज में घायल हुए जिस दिन रानी एयरपोर्ट पर उतरी, क्योंकि आजादी बचाओ आंदोलन का ये 15 दिन पहले का फैसला था कि अगर रानी उतरेगी तो हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हिंदुस्तान की माटी में अभी भी वीर हैं, ये वीर विहीन नहीं हुई है, ये बात हम बताएंगे उससे। और मेरे 1500 साथियों पर लाठीचार्ज हुआ, और अभी भी उनमें से कई साथी जेल में बंद हैं, पुलिस की हिरासत में। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्रीय प्रश्न उठाया, हमने सत्य उठाया। जो राजनीतिक पार्टियां बोलने में डर रही हैं, ऐसा सच हमने बोला, और ऐसे सच बोलने का इनाम क्या मिला है? लाठीचार्ज और पुलिस की हिरासत।
कई साथी अभी भी दिल्ली में बंद हैं। मैं कल इलाहाबाद में था शाम को, और मेरे इलाहाबाद में इमरजेंसी बैठक थी इसी बात के लिए कि जो बंद है उनको छुड़ाया कैसे जाए। मैंने सबसे कहा है कि हमने कोई भीख नहीं मांगी है, हम बेल नहीं करवाएंगे किसी भी साथी की, क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है। अगर हम जेल में गए, देखें पुलिस में कितना दम है उनको अंदर रखने की। तो शायद मुझे कल ये याद आ रहा था कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम का विरोध हुआ होगा, तब इस देश के सैकड़ों लोग लाठियों से घायल हुए थे। ये मैंने इतिहास में पढ़ा, और सैकड़ों लोगों को अंग्रेजों की पुलिस ने जेल के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि जॉर्ज पंचम का विरोध कर रहे थे। आज भी वही हो रहा है। कैसे माने कि 1911 और 1997 में कोई फर्क है इस देश में? उस जमाने की राजनीतिक पार्टियां, जिनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस के साथ दूसरी राजनीतिक पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां थी 1911 में, वो सब रानी के समर्थन में खड़े थे। आज भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियां सब रानी के समर्थन में खड़ी, कोई भी विरोध में नहीं। देश में जो 1911 का समय था वही समय है। 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गाया था जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए। अभी फिर जनगण मन गाया गया था रानी का स्वागत करने के लिए। 1911 में जॉर्ज पंचम को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। अभी फिर 3 दिन पहले रानी को 21 तोपों की सलामी दी गई। 1911 में जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा मेहमान था। आज भी महारानी हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी मेहमान है। हिंदुस्तान के सारे प्रोटोकॉल छोड़कर हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री रानी के आगे पीछे वैसे ही घूम रहे हैं जैसे 1911 में जॉर्ज पंचम के आगे पीछे घूमा करते थे। और आपको ये खूब सोच समझकर याद दिलाने के लिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। और ब्रिटेन की रानी अकेले नहीं आई, उसके साथ ब्रिटेन की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी आए हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे जॉर्ज पंचम के साथ। जॉर्ज पंचम अकेला नहीं आया था, जॉर्ज पंचम के साथ जहाज भरकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे। रानी अकेली नहीं आई है, उसके साथ ब्रिटेन की तमाम विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी जहाज भरकर आए हैं। क्यों आए हैं? ताकि ब्रिटेन के उस आर्थिक साम्राज्यवाद को फिर से इस देश में पुख्ता कर सकें जो कभी हिंदुस्तान में 1911 के समय में चलता। मेरा दिल पिछले 5-6 साल से बहुत दुखी, पिछले 5-6 दिनों से बहुत दुखी, और ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। और उससे भी बड़ा दुख यह है कि सारा देश मौन होकर ये तमाशा देख रहा है। गांव-गांव, गली-गली में ये आंदोलन चलना चाहिए था रानी के विरोध का, वो नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियां मौन होकर सुन रही हैं। हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी लोग चुप बैठे हैं, राष्ट्रवादी संगठन चुप बैठे हैं। किसी भी संगठन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ये मुझे बहुत दुख लग रहा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये धरती, एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले तमाम संगठन हैं, दूसरी तरफ जिन शहीदों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी जान दी थी, उन शहीदों का अपमान करने वाली रानी जब अमृतसर जाती है तो कोई बोलता नहीं है। आदमी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो गुलाम है कि आजाद है। आदमी का कर्म बताता है कि वो गुलाम है और आजाद है। हर गलत काम करने का अगर विरोध नहीं करता कोई आदमी तो वो गुलाम, और हर गलत काम करने का विरोध करने की जो हिम्मत करता है वही आजाद है। मेरे मानने में आजादी और गुलामी की यही परिभाषा है कि जो आदमी अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि ये गलत हो रहा है, उस गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, वो सब गुलाम है। और जो आदमी गलत को देख रहा है और गलत को गलत कहने की हिम्मत करता वही आजाद है। तो शायद 1911 में भी कुछ लोग ही होंगे मुट्ठी भर जो आजाद मानते होंगे अपने आप को। आज भी 1997 में वही मुट्ठी भर लोग दिखाई देते हैं जो आजाद मानते हैं और रानी का विरोध करते हैं। ये आपके देश में आजादी की 50वीं सालगिरह नहीं मनाई जा रही है, बल्कि आपको गुलामी के दिनों की याद दिलाई जा रही है। और एक एक करके ऐसे ही लोगों को बुलाया जा रहा है जो आपको गुलामी के दिनों की याद दिला सके। ब्रिटेन की महारानी उसमें से एक कदम है। हो सकता है कल को कोई दूसरा व्यक्ति आए, हो सकता है उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने इस देश को एक एक करके गुलाम बनाया। हो सकता है पुर्तगालियों की तरफ से कोई राजा आ जाए जिसने कभी अपने खानदान के लोगों ने हिंदुस्तान में शासन किया हो, और वो आपको याद दिलाने के लिए आए कि देखो 1498 में हमने वास्को डी गामा को भेजा था इस देश को गुलाम बनाने के लिए, अब फिर हम आए हैं तुमको याद दिलाने के लिए कि तुम हमारी ही गुलामी में हो। स्पेन के और फ्रांसीसी कुछ लोग आ जाए जो इस देश को फिर वही याद दिलाएं कि तुमको हमने 250-300 साल पहले कैसे बर्बाद किया था, अब फिर हम तुमको
ऐसे ही गुलामी के जश्न मनाए जाते हैं और ये देश की सरकारें जश्न मना रही हैं, राजनीतिक पार्टियां उनमें शरीक हैं। मैं मानता हूं कि ये सब के सब एक साजिश के साथ पूरे देश को गुलाम बनाने में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से उस जमाने में टैगोर खानदान और टैगोर जैसे हजारों खानदान होते होंगे जो अंग्रेजों का गान करते होंगे, अंग्रेजों की स्तुतियां गाते होंगे, वैसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं है। जिनको अंग्रेजों से कुछ मिलता था, जिनको अंग्रेजी सरकारों से कुछ मिलता था, जिनको लालच रहता था कि अंग्रेजी सरकार का गुणगान करेंगे तो हमको भी राय बहादुरी मिल जाएगी, ऐसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं। जो गान गाएंगे विदेशी कंपनियों के, जो गान गाएंगे महारानी के और ये सिद्ध करेंगे कि महारानी की हिंदुस्तान की यात्रा बहुत जरूरी थी, ऐसा भी कहने वालों की कमी नहीं। लेकिन ये तो आपको अपने विवेक से तय करना होगा, आपको अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का इस्तेमाल करके तय करना पड़ेगा कि कौन इस देश के हित चिंतक है और कौन इस देश के वैसे ही द्रोही हैं जैसा द्रोह कभी टैगोर खानदान ने इस देश में किया। और मैं मानता हूं कि इस देश में वो गुलामी का गीत आज भी गाया जाता है तो वो बार बार याद दिलाता है जॉर्ज पंचम। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि कभी भी जनगण मन जैसा वाहियात गीत न गाएं। और आपको एक दूसरी बात और बता दूं कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में बाकायदा तय हो गया था कि ये जनगण मन वाला गीत हटा दिया जाएगा, ये रखा नहीं जाएगा। लेकिन बाद में धोखे से आजादी के समय इस देश में ऐसा गठबंधन चला कि वो जनगण मन वाला गीत ही इस देश का राष्ट्रीय गीत इन्होंने बना दिया। और आप सोचिए कि गुलामी के प्रतीक उस गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाने में समय नहीं लगा, लेकिन वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत माना जाए इसमें 50 साल लग गए, तब जाके अभी स्वीकार हुआ। ये देश कैसी गुलामी में फंसा हुआ है उसका एक नमूना आप देख सकते हैं। गुलामी शरीर से नहीं होती, गुलामी मन की होती है। शरीर की गुलामी तो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, वो आज है कल नहीं रहेगी, परसों चली जाएगी। लेकिन ये जो मन की गुलामी आ जाती है ये पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती चली जाती है, ये खत्म नहीं होती जल्दी। और उस मानसिक गुलामी का ही प्रतीक है इस देश में आज भी जनगण मन का गाया जाना। और हिंदुस्तान में मानसिक गुलामी का ही दूसरा प्रतीक है कि आजादी के 50 साल के बाद वंदे मातरम का हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत जैसे स्थान पर आना, ये मानसिक गुलामी के ही प्रतीक है। यह तो आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था वंदे मातरम वाला गीत, लेकिन आजादी के तुरंत बाद हो नहीं पाया। और उसके लिए 50 तरह के तर्क उस समय की सरकार ने जुटाए थे। शायद आज भी वही तर्क हिंदुस्तान की सरकारें जुटाती जो तर्क उस जमाने में दिए जाते। इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी है कि कैसे होगा इस देश में, क्या होगा अगले 5 साल। अगर ऐसे ही मौन के साथ हम सब कुछ स्वीकार करते चले जाएंगे तो हमारे पुरखों ने भी यही किया था जो गलती आप कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के व्यापार को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के साम्राज्य को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजी शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। वरना यह कोई तर्क मेरे समझ में नहीं आता कि मुट्ठी भर अंग्रेज जिनकी संख्या मुश्किल से 50,000 थी वो 34 करोड़ लोगों के ऊपर 250 साल शासन कर गए, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं। अंग्रेजों की सबसे बड़ी संख्या इस देश में थी सन 1942 और 1942 में अंग्रेजों की पूरी संख्या इस देश में 50,000 थी। बस 50,000 संख्या वाले अंग्रेज 34 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करते रहे, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि वो 34 करोड़ लोग अगर एक लाइन में खड़े होकर फूंक भी मार देते तो 50,000 अंग्रेज उसमें उड़ गए होते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं। उन अंग्रेजों का मौन, उन अंग्रेजों का शासन पूरे मौन के साथ स्वीकार करते चले गए। और ये मौन जो होता है ये गुलामी का ही प्रतीक होता है। हमारे पुरखों ने अगर ठीक से मुंह खोला होता तो मजाल क्या कि अंग्रेज इस देश पर राज कर जाते, क्योंकि अंग्रेज जब राज करने आए थे तब उनके पास 300 साढ़े 300 सिपाही थे, ज्यादा सिपाही भी नहीं। और हमारे पास एक एक राजा के पास 18,000 हजार की फौजें थी। एक एक राजा चाहता तो अंग्रेजों को मार के भगा दिया होता। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का इस देश में स्वागत करने वाले लोग मौजूद थे और अंग्रेजों की दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे, इस देश से गद्दारी करके अंग्रेजों से दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे, इसलिए अंग्रेज इस देश में टिक पाए और शासन कर पाए। वो आज भी
रानी का स्वागत करने वाले, विदेशी कंपनियों की तरफदारी करने वाले बहुत सारे लोग आज भी हैं इस देश में। उनकी कोई कमी थोड़ी। जिस तरह से उन लोगों को उस जमाने के समाज ने प्रतिष्ठा दे रखी थी, ऐसे ही लोगों को आज भी आपके समाजों में प्रतिष्ठा मिली हुई है। आजादी के 50 साल के बाद कोई आदमी ये लिख सकता है कि विदेशी कंपनियां इस देश के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं मानता हूं कि यह मुर्दा समाज की निशानी है, ये मानसिक गुलामी की निशानी है कि 250 साल के इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद भी यह समझ में नहीं आता कि अंग्रेज इस देश का भला कर रहे थे कि इस देश का सत्यानाश कर रहे थे। और दुर्भाग्य से आपको इतिहास भी वही गलत पढ़ाया गया। जिंदगी भर आप गलत इतिहास पढ़ते आए और उस गलत इतिहास के आधार पर गलत चीजें लिखी जा रही हैं और मानते हैं कि यही सही है, जो अंग्रेजों ने पढ़ाया वही सही मानते हैं इस देश में। असली इतिहास जब उनके सामने आता है तो बिलबिला जाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि असली इतिहास उनकी पोल खोलता है, और पोल ये खोलता है जिससे पता चलता है कि आप किस पाले में खड़े हैं, अंग्रेजों के पाले में खड़े हैं कि राष्ट्र के पाले में खड़े हैं। वही अंग्रेजियत का इतिहास, वही गुलामी का इतिहास पढ़ते पढ़ते आज हमारी दृष्टि भी गुलाम हो गई है कि हमको गुलामी दिखाई नहीं देती। हमको लगता है कि यह जो पिंजरा है गुलामी का, वो सोने का बना हुआ दिखने लगता, उसके कष्ट नहीं समझ में आते। और इसलिए नहीं समझ में आते कि एक एक घर में से एक एक कुर्बानी दी होती तो समझ में आता। हिंदुस्तान की आजादी की लड़त में कुर्बानी कितने लोगों ने दी, कितने घरों से कुर्बानी हुई? मुश्किल से 2-5 लाख घरों से कुर्बानियां हुई, और जिनके घरों से कुर्बानी हुई है उनको दर्द मालूम है आजादी का क्या है। जिन्होंने कभी कोई कुर्बानी नहीं दी अपने घरों से, वो जानते नहीं कि आजादी का दर्द क्या है। दुनिया के दूसरे देशों में जहां एक एक घर से एक एक कुर्बानी होने के बाद आजादी मिली है, उन देशों में आजादी का दर्द मालूम है कि क्या होती है आजादी। लेकिन हमारे देश में अगर ये कुर्बानी दी होती है एक एक घर से, तो हमको आजादी का दर्द मालूम होता कि आजादी होती क्या। और तब गलती से भी इस देश में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले की हम जीत पकड़ सकते थे कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन हम उसको भी सुनते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी सुनते हैं। ये हमारी नपुंसकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे ही पहले थे हमारे पुरखे। मैं बार बार यही मेरे दिल को खाया जाता है कि कैसे 350 अंग्रेज सिपाही हिंदुस्तान के एक एक राजा पर कब्जा करते गए और एक एक राजा अंग्रेजों का गुलाम होता चला गया। कैसे 50,000 अंग्रेजों के अधिकारी हिंदुस्तान के 34 करोड़ लोगों पर शासन करते गए और ये हिंदुस्तान 200-250 साल अंग्रेजों की गुलामी में फंसा रहा। एक ही कारण रहा होगा, हमारा मौन। और उस मौन के बारे में शायद ये कहा जाता है कि स्वीकृति ही मानी जाती है, मौन कभी अस्वीकृति का बनता नहीं है लक्षण। ज्यादा समय में तो स्वीकृति का ही लक्षण बनता है। और शायद अंग्रेजों को यही लगा होगा कि हिंदुस्तानी लोग तो मौन रहते हैं, ये कुछ बोलते नहीं है, जो बोल सकने की स्थिति में है वो अंग्रेजों का गुणगान करते हैं, तो जरूर इस देश में शासन करने का अच्छा मौका, और इसलिए उन्होंने शासन किया इस देश। आज भी महारानी को लगता है कि ये देश तो मौन है, कहीं कोई राजनीतिक पार्टी बोलती नहीं है, कहीं कोई आंदोलन चलता नहीं है। कुछ छुटपुट लोग हैं, कुछ बेवकूफ लोग हैं जो थोड़ा चिल्ला रहे हैं, तो ठीक है चिल्लाने दो, लेकिन समाज के बड़े लोग तो मौन है। तो मौन का मतलब क्या? उनकी स्वीकृति। तो रानी आई है पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं? पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? पाकिस्तान में जाने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है कि वहां के मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया कि रानी ने अगर कदम रखा यहां पर तो जिंदा वापस जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो डर लग गया, इसलिए वहां जाने का कार्यक्रम बदला जा रहा। हिंदुस्तान में तो किसी ने फतवा जारी नहीं किया। कभी कभी मैं कहता हूं हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनको अपनी अस्मिता और अपनी अस्मत का इतना ख्याल तो है, जिनके मन में अभी भी इतना जुनून तो बाकी है, अपने देश की अस्मिता के लिए इतना तो बाकी है कि वो चेतावनी दे सकते हैं। हमने तो ये चेतावनी देने की हिम्मत भी नहीं की। हिंदुस्तान में तो इतने एमएल ग्रुप से उनमें से किसी ने भी चेतावनी देने की हिम्मत नहीं। और ये प्रश्न है जिनको अगर आप अपने दिल से नहीं पूछेंगे, अपने दिल में नहीं पूछेंगे और इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, तो आने वाले समय में ये देश वही दुर्दिन देखेगा जो अंग्रेजों के जमाने में इस देश में देखे। जिस तरह से महारानी का स्वागत हो रहा है वो आने वाले समय का सूचक है। और शायद आपको एक जानकारी और दे दूं, अंग्रेजों ने बाकायदा इस देश में घुसने के लिए दरवाजा खोल के रखा। अंग्रेजों की सरकार जब यहां राज करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया
उस कानून का नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट।